1901 में एंड्रयू कार्नेगी ने अपनी हिस्सेदारी कार्नेगी स्टील को जेपी मॉर्गन को बेच दी, जो उस समय यूएस स्टील, अमेरिका की पहली अरब डॉलर की कंपनी, को संगठित करने की प्रक्रिया में थे। कार्नेगी को 200 मिलियन डॉलर से अधिक का भुगतान करने के बाद मॉर्गन ने कथित तौर पर उनसे कहा कि वह अब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, और शायद वह वास्तव में थे। 19वीं सदी के अंत में औद्योगिक पूंजीवाद का युग था, जिसमें, जैसा कि एंड्रयू कार्नेगी ने 1889 में लिखा था, मानव जीवन की परिस्थितियां न केवल बदली हैं, बल्कि क्रांतिकारी रूप से बदल गई हैं। इन परिवर्तनों में सबसे उल्लेखनीय था अमीर और गरीब के बीच बढ़ती दूरी, मिलियनियर के महल और मजदूर के झोपड़े के बीच का अंतर आज सभ्यता के साथ आए परिवर्तन को मापता है, कार्नेगी ने उल्लेख किया। कार्नेगी ने 1906 में आगे लिखा कि नया औद्योगिक युग अपने साथ मल्टी मिलियनेयर, एक नई प्रजाति, ऐसी संपत्तियों से लदे हुए लाया है जिनके बारे में अतीत को कुछ भी पता नहीं था। इनमें से शायद सबसे प्रसिद्ध एंड्रयू कार्नेगी थे, जो एक हथकरघा लिनन बुनकर के पुत्र थे और जो 1848 में 13 वर्ष की आयु में डनफर्मलाइन, स्कॉटलैंड से एलेगनी सिटी, जो उस समय पिट्सबर्ग से एलेगनी नदी के पार था, लेकिन आज उस महानगर का हिस्सा है, में प्रवास कर गए थे। कार्नेगी ने उसी वर्ष एलेगेनी सिटी में एक कपास कारखाने में बॉबिन बॉय के रूप में काम शुरू किया। फिर पिट्सबर्ग में एक टेलीग्राफ मैसेंजर के रूप में नौकरी ली। उन्हें टेलीग्राफ कंपनी से पेंसिल्वेनिया रेलरोड ने नियुक्त किया, जहां वे टेलीग्राफ ऑपरेटर के रूप में कार्यरत थे। कुछ ही वर्षों में उन्होंने रेलरोड के पदानुक्रम में शीर्ष की ओर अपनी जगह बनाई और 25 वर्ष की आयु में पेंसिल्वेनिया रेलरोड के पिट्सबर्ग जिला अधीक्षक नियुक्त किए गए। 1865 में उन्होंने रेलरोड से सेवानिवृत्ति ले ली और स्वयं का व्यवसाय शुरू किया। 1870 के दशक के मध्य में वे स्टील उद्योग में चले गए, जहां वे जल्द ही देश की सबसे बड़ी और सबसे सफल स्टील कंपनी, कार्नेगी स्टील, में सबसे शक्तिशाली साझेदार बन गए, जो 1901 में यूडोएटस स्टील का केंद्र बन गई। एंड्रयू कार्नेगी को, हालांकि, एक स्टील निर्माता के रूप में अपनी सफलता जितना गर्व था, उतना ही गर्व उन्हें एक प्रकाशित लेखक के रूप में अपने करियर पर भी था। उन्होंने किशोरावस्था में समाचार पत्रों के संपादकों को पत्र भेजना शुरू किया और अब अपना नाम छपते देखा और 80 वर्ष की आयु तक लेखन जारी रखा। अपने जीवन काल में उन्होंने 7 पुस्तकें प्रकाशित की। इसके अलावा उनकी आत्मकथा, जो मरणोपरांत प्रकाशित हुई, और सैकड़ों लेख, पर्चे, भाषण और संपादक को पत्र। हालांकि कार्नेगी ने विदेश नीति से लेकर स्वर्ण मानक, बैंकिंग, शुल्क, राजनीति, शिक्षा, विश्व मेला, अफ्रीकी अमेरिकी इतिहास, युद्ध, साम्राज्यवाद, निरस्त्रीकरण और गोल्फ जैसे दर्जनों विभिन्न विषयों पर लिखा। उनके सबसे प्रसिद्ध लेखन वेल्थ का सुसमाचार निबंध थे, जिनमें उन्होंने धनवानों की जिम्मेदारी को उनके जीवन काल में अपनी संपत्ति दान करने के लिए एक सुसंगत और आकर्षक तर्क विकसित किया। हालांकि उनकी सलाह को केवल उन्होंने ही अपनाया, लेकिन यह गिल्डेड एज अमेरिका में व्यापक रूप से गूंज उठी। कार्नेगी का इस विषय पर पहला लेख, वेल्थ शीर्षक से, जून 1889 में नॉर्थ अमेरिकन रिव्यू में प्रकाशित हुआ। उन्होंने अब छपे में घोषणा की कि उनकी पूरी संपत्ति दान करने का निर्णय कोई सनक या व्यक्तिगत विचित्रता नहीं था। उन्होंने अपने साथी मिलियनेयरों को घोषणा की कि यह धनी व्यक्ति का कर्तव्य है अपने आश्रितों की वैध आवश्यकताओं के लिए मध्यम प्रावधान करने के बाद अपने जीवन काल में जमा की गई सभी संपत्ति समुदाय को दे देना। वह दिन दूर नहीं है जब वह व्यक्ति जो लाखों की उपलब्ध संपत्ति छोड़कर मर जाता है, वह बिना आंसुओं, बिना सम्मान और बिना गीत के चला जाएगा। ऐसे लोगों के बारे में जनता का फैसला होगा। जो व्यक्ति इस तरह अमीर मरता है, वह अपमानित होकर मरता है। इससे पहले कभी किसी मिलियनियर ने अपने साथियों को उनकी संपत्ति के साथ क्या करना चाहिए, यह बताने की जिम्मेदारी नहीं ली थी। तर्क आकर्षक थे, सलाह कठोर थी,
लेख ने इतना हंगामा मचाया कि इसे तुरंत इंग्लैंड में पॉल मॉल गजट में वेल्थ का सुसमाचार शीर्षक के तहत पुनर्मुद्रित किया गया। नॉर्थ अमेरिकन रिव्यू के संपादक के सुझाव पर कार्नेगी ने अपने पहले लेख के बाद एक दूसरा लेख लिखा, द बेस्ट फील्ड्स फॉर परोपकार, जो दिसंबर 1889 में प्रकाशित हुआ। इस लेख में उन्होंने अपने साथी मिलियनियरों को सुझाव दिया कि वे अपनी संपत्ति को सर्वोत्तम तरीके से कैसे दान कर सकते हैं। उनके लेखों पर साहित्यिक और राजनीतिक पत्रिकाओं में दोनों ओर अटलांटिक में तीव्र चर्चा हुई। कई समीक्षकों में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डब्ल्यू ई ग्लैडस्टोन भी शामिल थे। मार्च 1891 में कार्नेगी ने अपने आलोचकों का जवाब देते हुए द एडवांटेजेस ऑफ पॉवर्टी नामक एक लंबा लेख लिखा, जो 19th सेंचुरी में प्रकाशित हुआ। एंड्रयू कार्नेगी अपने जीवन के बाकी समय तक समाचारों में बने रहे। लेखक, मिलियनेयर, स्टील निर्माता, परोपकारी, स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के विरोधी और शांति कार्यकर्ता के रूप में। 1901 में कार्नेगी स्टील को मॉर्गन हितों को बेचने के साथ उनकी प्रसिद्धि और बढ़ गई। जितना अधिक धन उन्होंने कमाया, उतना ही उन्होंने जोर देकर कहा कि वह इसे पूरी तरह दान करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने अपने वेल्थ का सुसमाचार को अटलांटिक के दोनों किनारों पर सैकड़ों भाषणों में प्रचारित किया और इसे लेख, पर्चे और पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। 1906 में उन्होंने दावा किया कि थियोडोर रूजवेल्ट से मिले एक पत्र के जवाब में, जिसमें उनकी 1889 की लेखों की प्रशंसा की गई थी, कार्नेगी ने नॉर्थ अमेरिकन रिव्यू के संपादकों से इसे पुनर्मुद्रित करने का अनुरोध किया, जो उन्होंने सितंबर अंक में किया। दिसंबर 1906 में उन्होंने नॉर्थ अमेरिकन रिव्यू में एक और लेख प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक था वेल्थ का सुसमाचार डाई। यह निबंध, जो यहाँ अपने मूल रूप में प्रस्तुत है, बाद में उनकी 1906 की पुस्तक प्रॉब्लम्स ऑन ऑफ टुडे, वेल्थ, लेबर, सोशलिज्म में शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया। वेल्थ का सुसमाचार निबंधों की बौद्धिक जड़ों को समझने के लिए हमें यह शुरू करना होगा कि एंड्रयू कार्नेगी अंग्रेजी दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर के स्वघोषित शिष्य थे, जो सामाजिक डार्विनवाद के संस्थापक और सर्वाइवल ऑन ऑफ एथ फिटेस्ट शब्द का पहला उपयोग करने वाले लेखक थे। स्पेंसर के विकासवादी दर्शन ने कार्नेगी और उनकी पीढ़ी के गिल्डेड एज मिलियनियरों को उनकी असाधारण सामग्री सफलता को तर्कसंगत और औचित्य प्रदान करने के लिए एक ढांचा प्रदान किया। स्पेंसर ने संयोग, भाग्य, अंधविश्वास और आकस्मिकता को ब्रह्मांड से बाहर कर दिया। वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किया कि औद्योगिक समाज जीवन के नियमों द्वारा शासित था और फिर उन नियमों को नैतिक उद्देश्य से संपन्न किया। स्पेंसर के ब्रह्मांड में रॉकफेलर, कार्नेगी और उनके साथी मिलियनेयर लुटेरे बैरन नहीं थे, बल्कि एक नए औद्योगिक युग के एजेंट थे। स्पेंसर ने उन्हें सिखाया कि हर चीज के पीछे एक उद्देश्य था, जिसमें उनकी असाधारण संपत्तियां भी शामिल थीं। कार्नेगी जैसे व्यवसायी लाखों जमा कर रहे थे, क्योंकि उनके पास विज्ञान और मानव श्रम की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक और प्रबंधकीय प्रतिभाएं थीं, ताकि वे इतनी कुशलता और सस्ते में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर सकें कि जनता उनका आनंद ले सके। व्यावसायिक क्षमता आधुनिक दुनिया के कार्य करने के लिए अपरिहार्य थी। कार्नेगी जैसे लोगों के बिना प्रतिभाशाली आविष्कारक अपनी छाप नहीं छोड़ सकते थे। कामगारों को नौकरियां नहीं मिलती थीं, पूंजी निष्क्रिय और अप्रयुक्त रह जाती थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि व्यवसाय, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, ने अपने दम पर कोई संपत्ति बनाई थी। हमेशा याद रखना चाहिए, कार्नेगी ने अपने 1906 के वेल्थ का सुसमाचार दो निबंध में लिखा कि वर्तमान परिस्थितियों में संपत्ति मुख्य रूप से व्यक्ति का उत्पाद नहीं है, बल्कि काफी हद तक समुदाय का संयुक्त उत्पाद है। हम जिस वाणिज्यिक और औद्योगिक युग में जी रहे हैं, संपत्ति जादू की तरह उत्पन्न हुई है और बड़े पैमाने पर
उद्योग के कप्तानों के पास गिरी है, जो उनकी अपनी आश्चर्य की बात है। यह दिखाने के लिए कि समुदाय, न कि व्यक्ति, सभी संपत्ति का स्रोत था। कार्नेगी ने अपने 1906 के लेख में गिल्डेड एज के 4 प्रतिनिधि मिलियनेयरों की कहानियां गढ़ीं, जिन्होंने क्रमशः न्यूयॉर्क में रेल रोड, पिट्सबर्ग में लोहा और स्टील, शिकागो में मांस पैकिंग और मोंटाना में खनन में अपनी संपत्ति बनाई थी। हालांकि उन्होंने नामों का उल्लेख नहीं किया। यह स्पष्ट था कि रेल रोड मिलियनेयर वेंडरबिल्ट्स थे। वे स्वयं लोहा और स्टील के मैग्नेट के लिए मॉडल थे। फिलिप आर्मर या गुस्तावस स्विफ्ट मांस पैकिंग के राजा थे और विलियम ए क्लार्क मोंटाना के खनिक थे। कार्नेगी ने कहा कि इनमें से कोई भी मिलियनेयर स्वयं किसी संपत्ति के सृजन के लिए जिम्मेदार नहीं था। पहले मिलियनेयर के रेल रोड स्टॉक बेकार रहते यदि उनके रेल रोड द्वारा सेवा दी जाने वाली समुदायों की जनसंख्या में उछाल नहीं आता। जनसंख्या में वृद्धि का मतलब यातायात में वृद्धि था, जिसने उनके स्टॉक होल्डिंग्स और लाभांश के मूल्य को सीधे बढ़ाया। लोहा और स्टील निर्माता, मांस पैकिंग करने वाले और खनिक के लिए कहानी समान थी। उनकी संपत्तियां केवल जनसंख्या की आवश्यकताओं और जनसंख्या की वृद्धि पर आधारित थीं। कार्नेगी के अनुसार यह एक बड़े ढांचे के लिए उपयुक्त था कि पूंजी कुछ लोगों जैसे जॉन डी, रॉकफेलर और एंड्रयू कार्नेगी के हाथों में जमा हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि इन लोगों ने यह पैसा कमाया था और इसलिए इसके साथ जो चाहे कर सकते थे या इसे अपनी संतानों को सौंप सकते थे। इसके विपरीत मानव इतिहास के बड़े विकासवादी ढांचे में उन्हें इन संपत्तियों का न्यासी के रूप में सौंपा गया था, क्योंकि वे समुदाय की ओर से इनका वितरण करने के लिए सबसे उपयुक्त थे। जो मिलियनियर व्यवसायी अपनी जमा की गई संपत्ति को स्वयं और अपने परिवार पर खर्च करता था, वह 2 बार दोषी था। अपने लिए वह रखने का जो उसका नहीं था और बड़े समुदाय को अपनी प्रतिभाओं से वंचित करने का। जिन प्रतिभाओं ने उसे लाखों जमा करने में मदद की थी, वही प्रतिभाएं उन लाखों को वितरित करने के लिए आवश्यक थीं। अंधाधुंध दान जीवन और समुदायों को बर्बाद कर देता था। धन को समझदारी से देने के लिए एक समझदार व्यक्ति की आवश्यकता थी। कार्नेगी ने उन लोगों को तिरस्कृत किया जो अपनी संपत्ति अपने बच्चों को छोड़ जाते थे। बच्चों को मध्यम आय से अधिक प्रदान करना उन्हें बर्बाद करना था। इसलिए यह धनी व्यक्ति का कर्तव्य था कि वह अपने जीवन काल में अपनी सारी संपत्ति दे दे। यदि आलस्य या लालच के कारण अमीर अपनी संपत्ति दान नहीं करते थे, तो उनकी मृत्यु के बाद सरकार को ऐसा करना चाहिए। कार्नेगी ने लगभग 100% संपत्ति कर का समर्थन किया, क्योंकि उनका मानना था कि यह अमीरों को उनके जीवन काल में अपनी संपत्ति का निपटान करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता था। लेकिन निजी संपत्ति का कोई अन्य रूप में राज्य द्वारा हड़पना उनके अनुसार प्रतिकूल था। लोगों की सबसे अच्छी सेवा पूंजीपतियों को जितना संभव हो उतना धन जमा करने की अनुमति देकर की जाती थी। जितनी अधिक संपत्ति समझदार हाथों में जमा होती थी, उतना ही अधिक धन पूंजीपति परोपकारी द्वारा समुदाय की ओर से न्यासी और एजेंट के रूप में कार्य करते हुए समझदारी से दिया जा सकता था। जो अपने गरीब भाइयों की सेवा में अपनी श्रेष्ठ बुद्धि, अनुभव और प्रशासनिक क्षमता को लाता था, उनके लिए वह करता था जो वे स्वयं नहीं कर सकते थे। शायद विरोधाभासपूर्ण रूप से कार्नेगी की अपनी संपत्ति दान करने की प्रतिबद्धता ने उन्हें एक अधिक परोपकारी नियोक्ता नहीं बनाया। इसके विपरीत, एक बार जब उन्होंने ये निर्धारित कर लिया कि उन लाभों को उनके जीवन काल में वितरित किया जाएगा, तो वे लाभ की खोज में और अधिक निर्मम हो गए। जैसा कि उन्होंने 1891 में द एडवांटेजेस ऑफ पॉवर्टी में समझाया, उनके द्वारा अब अपनाए गए दर्शन के तहत मिलियनेयर का कर्तव्य है कि वह अपनी आय बढ़ाए। अधिक के लिए संघर्ष पूरी तरह से स्वार्थी या महत्वाकांक्षी दाग से मुक्त हो जाता है और एक नोबल परस्यूट बन जाता है। जितना अधिक वह कमाता है, उतना अधिक जनता को मिलता है। उनके और अन्य व्यवसायियों के लिए एक नैतिक अनिवार्यता थी कि वे अपनी कंपनियों की लाभप्रदता बढ़ाने के लिए मजदूरी में कटौती करें और श्रम के घंटे बढ़ाएं।
कार्नेगी के समकालीन मिलियनेयर इस बात से सहमत थे कि औद्योगिक समाज में उनका योगदान किसी से कम नहीं था, लेकिन उन्होंने उनके आगे का अनुसरण करने से इनकार कर दिया। उनके द्वारा सुझाए गए तरीके से अपनी पूरी संपत्ति दान करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि कुछ, विशेष रूप से रॉकफेलर, ने अपने जीवन के अंत में धर्मार्थ ट्रस्ट स्थापित किए। न ही उनके उपहारों के प्राप्तकर्ताओं के बीच उनकी लाखों को, जैसा कि वे उचित समझते थे, बड़े समुदाय में वितरित करने के उनके निर्णय का सर्वत्र समर्थन था। ये कहकर कि केवल मिलियनेयर पर ही अपनी लाखों को वितरित करने का भरोसा किया जा सकता है, और जो भी मिलियनेयर सर्वोत्तम समझता था, वह सर्वोत्तम था। कार्नेगी एक गहरे अलोकतांत्रिक सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, जो लगभग सामंती पितृसत्तात्मकता में था। कई समुदायों में संगठित कामगारों ने उनकी ओर से दी गई सार्वजनिक पुस्तकालय भवनों के उपहार को स्वीकार करने के लिए आपत्तियां व्यक्त की। उनके दृष्टिकोण में एंड्रयू कार्नेगी ने एक नियोक्ता के रूप में कामगारों का शोषण किया था, उनका जो हक था उसे नकारा था, और फिर उनके द्वारा लिए गए हिस्से का एक हिस्सा पुस्तकालय के रूप में वापस देने की पेशकश की। इसे वे स्वीकार नहीं करेंगे। यह विलियम ज्वेट टकर, उदार धर्मशास्त्री, जो बाद में डार्टमाउथ कॉलेज के अध्यक्ष बने, को छोड़ दिया गया, जिन्होंने कार्नेगी के पहले दो वेल्थ का सुसमाचार निबंधों की समीक्षा में जून 1891 में एंडोवर रिव्यू में प्रकाशित सबसे दूरदर्शी और निंदनीय आलोचना की। कार्नेगी के विपरीत टक्कर का मानना था कि युग की समस्या संपत्ति का उचित प्रशासन नहीं, बल्कि कुछ लोगों के हाथों में इसका संचय था। टक्कर का यह भी मानना था कि एक लोकतंत्र में लोग व्यक्तियों के रूप में या समुदाय के रूप में उस अधिशेष को निपटाने के लिए सबसे उपयुक्त थे, जिसे उन्होंने अपने माथे के पसीने से कमाया था। अंत में टक्कर ने एक चेतावनी दी, जो 100 साल पहले ध्यान न दी गई, आज और भी अनिवार्य हो गई है, जब परोपकार को स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर इतना अधिक करने के लिए कहा जा रहा है। मैं ऐसी कोई बड़ी गलती की कल्पना नहीं कर सकता, जो धर्म के लिए, यदि समाज के लिए नहीं, तो अंत में अधिक विनाशकारी हो, जितना कि दान को न्याय का काम करने की कोशिश करना।